समाजवादी पार्टी को मनाने की चाल चल दी। इसी के तहत बेनी प्रसाद वर्मा ने अपने पूर्व के बयान पर खेद भी व्यक्त कर दिया। लेकिन इस बीच एक नया घटनाक्रम हुआ और मुलायम सिंह यादव ने एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात कर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। सूत्रों का कहना है कि मुलायम सिंह यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुलायम सिंह यादव की शरद पवार से ये मुलाकात एक अलग समीकरण की ओर भी इशारा कर रही है, जो कांग्रेस के लिए मुश्किल की बात है। मुलायम सिंह यूपीए के अंदर से ही दबाव बनाने की कोशिश में जुटे हैं। सूत्रों की माने तो मुलायम सिंह यादव सरकार को गिराने का खतरा तब लेंगे जब वे पूरी तरह आश्वस्त हो जाएंगे कि उनके समर्थन वापस लेने से यूपीए सरकार गिर जाएगी, नहीं तो वो सरकार को समर्थन जारी रखेंगे। इसके पहले के घटनाक्रम में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने यूपीए की चेयरपर्सन और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात कर बेनी प्रसाद वर्मा के बयान को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने बेनी का इस्तीफा भी लेने की मांग की, लेकिन सूत्र बताते हैं कि सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह यादव को यह कहकर शांत करने का प्रयास किया कि बेनी के बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, बेनी की ये निजी राय है और इसके लिए बेनी खेद भी जता चुके हैं। डीएमके का समर्थन वापसी होते ही कल तक नरम दिख रही सपा सरकार आज गर्म होती दिखी। बेनी विवाद से आगे बढ़ती दिख रही समाजवादी पार्टी वापस लौट आई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बेनी को हटाओ, नहीं तो संसद चलने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी के समर्थन पर यूपीए सरकार अब तक बनती संवरती रही है। वहीं बेनी बाबू के बयान को लेकर मुलायम सिंह भी अपनी नरमी बरकरार नहीं रख पाए और मामला बढ़ निकला। बेनी बाबू अब लाख कहते रहे कि उन्हें खेद है, मगर उनकी बर्खास्तगी की मांग अभी भी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार के लिए आज उत्तर प्रदेश काफी अहम रहा, जहां बेनी के बयान को लेकर मुलायम सिंह यादव के तलक तेवर कांग्रेस को संसद के अंदर झेलने पड़े। वहीं राहुल गांधी ने पहले यूपी के सांसदों की और उसके बाद सीएलपी और पीसीसी के नेताओं की बैठक ली। बुधवार सुबह से ही बेनी प्रसाद वर्मा के बयान को लेकर मुलायम सिंह यादव तलक तेवर अपनाए हुए थे, जिसे लेकर सदन की कार्यवाही भी नहीं चल पाई। जिसके बाद बेनी की मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई और अपने बयान को लेकर नरम पड़े बेनी बाबू। उत्तर प्रदेश के संगठन को मजबूत बनाने के लिए राहुल गांधी ने भी पहले कांग्रेस के सांसदों के साथ संसद के अंदर बैठक ली और उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, सीएलपी लीडर और प्रदेश प्रभारी दिग्विजय सिंह से भी मुलाकात की। सूत्रों की माने तो सांसदों से मुलाकात में सांसदों ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जब उनके जिले में आते हैं उन्हें मालूमात तक नहीं होती। वहीं संगठन को मजबूत बनाने के लिए सीएलपी लीडर प्रमोद तिवारी, पीसीसी निर्मल खत्री और प्रदेश प्रभारी दिग्विजय सिंह को 8 सवालों के जवाब देने पड़े। सोनिया गांधी की कांग्रेस और मनमोहन सिंह की सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द उत्तर प्रदेश ही है, जहां राहुल गांधी उत्तर प्रदेश को अपनी प्रयोगशाला बनाकर संगठन को मजबूती देना चाहते हैं। वहीं इसी प्रदेश की दोनों पार्टी यानी सपा और बसपा की बैसाखी पर टिकी है यूपीए 2 सरकार। उत्तर प्रदेश में 78 पुलों और सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि उनकी विकास की गाड़ी रुकने वाली नहीं है और साथ ही ये भी बता दिया कि माया के घर के सामने पुल बनकर ही रहेगा। मुख्यमंत्री ने 268 करोड़ की लागत से बने 27 पुलों का लोकार्पण, 243 करोड़ की लागत से बने 31 पुलों का शिलान्यास और 620 करोड़ की लागत से बने 4 सड़कों का शिलान्यास किया। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव ने दावा किया कि जल्द ही सभी राजकीय और जिला मार्गों का चौड़ीकरण किया जाएगा। प्रदेश में बेहतर सड़कों और पुलों का जाल बिछाया जाएगा और विकास की गति बढ़ेगी। पूरी नेपाल सीमा पर 640 करोड़ की सड़क बनाने की योजना भी बताई। दावा किया कि अब सड़कों के मामले में यूपी सभी राज्यों को पिछाड़कर नंबर 1 बनेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया कि अब इन नई परियोजनाओं के साथ सपा के घोषणा पत्र का एक और वादा पूरा हुआ। साथ ही उन्होंने पिछली सरकार पर कोई विकास कार्य न करने का आरोप लगाया। कहा जो पुल शुरू किए भी गए थे उनका काम बीच में ही रोक दिया गया। नतीजा ये कि अब उनकी लागत कई गुना बढ़ चुकी है। ये कहकर चुटकी भी ली कि मायावती के घर के सामने पुल बनकर ही रहेगा। ये बात और है कि अब एक के बजाय कई और चौराहों के ऊपर से गुजर सकता है ये पुल। पूरे प्रदेश की सड़कों और पुलों के लोकार्पण का मामला था, लेकिन मुख्यमंत्री ये कहना नहीं भूले कि माया के घर के आगे पुल बनकर ही रहेगा। शायद संदेश अपने विपक्षियों को था कि वो फैसला पलट मुख्यमंत्री नहीं है। वित्त मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदय के पिटारे से उत्तराखंड का करमुक्त बजट निकला है। इस बजट में महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति के लोगों और राज्य आंदोलनकारियों को लुभाने की भरपूर कोशिश की गई है। जहां वित्त मंत्री अपने बजट को जनहितकारी बता रही हैं, वहीं विपक्ष इसे जन विरोधी करार दे रहा है।
विपक्ष के भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने सुबह का बजट पेश किया। इस बजट में साल 2014 के लिए 24,940.84 करोड़ की कुल आय और 25,329.84 करोड़ के व्यय का अनुमान लगाया गया है। 900 करोड़ के सरप्लस बजट में 3597 करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्शाया गया है। वित्त मंत्री ने शिक्षा, चिकित्सा, पीडब्ल्यूडी, पेयजल, कृषि विकास के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है। इस बजट में महिलाओं, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए खास कदम उठाए गए हैं। वित्त मंत्री ने महिलाओं और निशक्त जनों को स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट दी है। इसके अलावा फल निर्मित शराब पर कर में 5% की कमी की है। इतना ही नहीं, राज्य आंदोलनकारियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का भी बजट में प्रावधान किया गया है। घरेलू गैस और खाद्य पदार्थों में कुछ बजट से राहत उम्मीद पाले लोगों को निराशा हाथ लगी है। अलबत्ता आम आदमी के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि कोई अतिरिक्त कर उन पर नहीं लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की परेशानियों का सिलसिला खत्म होता नहीं दिख रहा है। जहां सरकार रिपोर्ट पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने पर परहेज कर रही है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने निशंक पर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। वहीं अब भाजपा विधायकों ने भी मांग की है कि सरकार चाहे तो भाजपा शासनकाल के घोटालों की सीबीआई जांच करवा ले। यानी निशंक अपनी पार्टी में भी अकेले रह गए हैं। बुधवार को विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो फिर से हंगामा शुरू हो गया। विधानसभा में भाजपा विधायकों ने सदन के अंदर भाटी आयोग की रिपोर्ट को लेकर जमकर हंगामा किया, लेकिन सदन के अंदर एक मांग भाजपा विधायकों की तरफ से उठी जिसने सभी को चौंका दिया। जी हां, भाजपा विधायकों ने सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष से मांग की कि सरकार चाहे तो भाजपा शासन काल के सभी घोटालों के साथ साथ सिडकुल घोटाले की भी सीबीआई जांच करवा ले। साफ है, भाजपा शासन काल में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यकाल में कितने घोटाले हुए वह सभी जानते हैं। ऐसे में लगता है भाजपा की गुटबाजी के चलते अब निशंक के खिलाफ जांच का माहौल पार्टी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट भी बनाते दिख रहे हैं। अजय भट्ट ने साफ कहा कि भाटी आयोग तो झूठ का पुलिंदा है। ऐसे में अगर सरकार चाहे तो सीबीआई जांच करवा ले भाजपा के तमाम कथित घोटालों की। उनके अनुसार जब कोई घोटाला ही नहीं हुआ तो फिर जांच से क्या डरना। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए एक बार फिर से साफ किया है कि सिडकुल जमीन मामले में सरकार सीबीआई जांच नहीं कराएगी। उनके अनुसार जब कोई घपला हुआ नहीं तो फिर जांच किस बात की। वहीं सीएम ने साफ कहा कि अगर भाजपा के विधायक चाहते हैं कि भाजपा के घपले घोटालों की सीबीआई जांच कराई जाए तो भाटी आयोग को भंग कर देंगे और सीबीआई जांच के लिए सभी मामलों को सौंप देंगे। लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को आज जमानत दे दी। वेब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही इस सुनवाई में अबू सलेम को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पे जमानत दी गई। सन 2005 से चल रहे फर्जी पासपोर्ट मामले में माफिया डॉन अबू सलेम को आज जमानत मिल गई। सलेम पर फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाकर विदेश भागने का आरोप है। फर्जी पासपोर्ट मामले पर सीबीआई ने अबू सलेम को आरोपी मानते हुए मामला दायर किया था। सन 2009 में मामले का ट्रायल चल रहा था, लेकिन आज न्यायालय ने सलेम की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसकी जमानत को मंजूरी दे दी है। पुर्तगाल से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया सलेम करीब 7 सालों से जेल में है। देश के कई शहरों में करीब आधा दर्जन से ज्यादा मामले इस समय चल रहे हैं, जिनमें कई मामलों में सलेम पर हत्या और रंगदारी मांगने जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। 2007 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण कर लाए गए अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को लखनऊ की सीबीआई अदालत ने भले ही फौरी राहत दे दी हो, लेकिन अभी उनके ऊपर फर्जी पासपोर्ट के मामले हैदराबाद और भोपाल में भी विचाराधीन है। ऐसे में अबू सलेम की राहें अभी मुश्किल ही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के मौजूदा हालात पर चुटकी लेते हुए कहा है कि इस समय केंद्र की सरकार में उथल पुथल है और संख्या की गिनती भी शुरू हो चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी केंद्र सरकार को समर्थन देगी या नहीं, इसका फैसला सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ही करेंगे। दरअसल आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में समाजवादी व्यापारी पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल हुए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने केंद्र के मौजूदा हालात पर कहा कि इस समय केंद्र की कांग्रेस सरकार में उथल पुथल मची हुई है और सरकार के लिए संख्या की गिनती भी शुरू हो गई है। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि केंद्र को समाजवादी पार्टी के समर्थन पर अंतिम फैसला सपा मुखिया और शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। हालांकि व्यापारी पंचायत में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि समाजवादी सरकार व्यापारियों को हर संभव सहयोग देगी और जो अफसर व्यापारियों के साथ गलत बर्ताव या गलत कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं,
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि जिन व्यापारियों पर झूठे मुकदमे लिखाए गए हैं वो भी जल्द ही वापस ले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि केंद्र की कांग्रेस सरकार सीबीआई का दुरुपयोग करती है और कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई नेता या उसका दल कांग्रेस का विरोध करती है तो उसके खिलाफ भी सीबीआई की जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेडिकल की पीजी परीक्षाओं के विरोध में आज लखनऊ के जूनियर डॉक्टरों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश सरकार मेडिकल के पीजी छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश पीजी परीक्षा करा रही है, जिसके विरोध में आज लखनऊ में मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। जी हां, इन डॉक्टरों का कहना है कि इन्होंने पहले ही एनईईटी का एग्जाम दे दिया है जो नवंबर में हुआ था और अब दोबारा राज्य सरकार इन एग्जामों को करा रही है, जिसके वजह से इनकी सारी मेहनत जाया जाएगी। इनका कहना है कि सरकार पहले ही इस प्रस्ताव पर अपनी हामी भर चुकी है कि इन एग्जामों को नहीं कराया जाएगा। साथ ही भारत के अन्य राज्यों में भी इन परीक्षाओं को रद्द किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार वादा खिलाफी कर रही है और इन एग्जामों को करा रही है, जिसके विरोध में ये डॉक्टर्स आज मेडिकल कॉलेज के गेट पर भारी तादाद में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इन डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक राज्य सरकार इस परीक्षा को बंद नहीं कराएगी तब तक ये अपनी हड़ताल बंद नहीं करेंगे और तब तक ये अनशन पर बैठे रहेंगे। इन जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक सरकार इन परीक्षाओं को बंद नहीं कराएगी तब तक ये अनशन पर बैठे रहेंगे। अलीगढ़ के क्वारसी इलाके में एक फिरफिरे आशिक ने घर में घुसकर मां बेटी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। आनंद फानंद में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि एटा का रहने वाला राहुल लड़की से एक तरफा प्यार करता था और जब लड़की ने इनकार कर दिया तो राहुल ने लड़की और उसकी मां को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस ने राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच में जुट गई है। कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में व्यापार मंडल के पदाधिकारी की हत्या हो गई। व्यापार मंडल के पदाधिकारी का शव उनके ही साड़ू के घर खून से सना हुआ मिला। कानपुर के थाना नौबस्ता इलाके के हनुमंत बिहार में व्यापार मंडल के पदाधिकारी अनुप श्रीवास्तव की उन्हीं के साड़ू के घर में हत्या कर दी गई। साड़ू के घर में खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद से मृतक का साड़ू विजय शंकर फरार है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच में जुट गई है। वहीं मृतक के परिजनों ने पैसों के लेन देन और अवैध संबंधों की आशंका के चलते हत्या होने की बात कही है। पुलिस ने साड़ू विजय शंकर की पत्नी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साड़ू की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बरेली में आए दिन हो रही चोरी और लूट की घटनाओं ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। वहीं पुलिस अब अपराधियों को पकड़ने में तो नाकाम साबित हो रही है, लेकिन बेगुनाहों पर अपनी वर्दी का रौब झाड़ने से बाज नहीं आ रही है। बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती इस युवक का नाम अंशु वर्मा है। अंशु वर्मा पेशे से सर्राफा व्यवसायी है। अंशु वर्मा की अगर माने तो नवाबगंज पुलिस सोमवार को उसे थाने में पूछताछ के लिए लेकर आई थी, लेकिन पूछताछ के नाम पर उसके साथ जानवर से भी बुरा व्यवहार किया गया। उसके साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। उसको करंट के शॉट दिए गए। अंशु वर्मा है वो जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, जबकि अंशु वर्मा की माने तो उसका आज तक कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वहीं पुलिस से जब इस मामले में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस मामले पर कुछ भी करने से साफ इनकार कर दिया। वाराणसी कलेक्टर परिसर के कर्मचारी बीते दिनों हुई मारपीट को लेकर अधिवक्ता से बैठ गए हैं धरने पे। कलेक्टर परिसर में कल अधिवक्ताओं तथा कर्मचारियों के बीच मारपीट की घटना से क्षुब्ध कलेक्टर कर्मचारियों ने आज कार्य बहिष्कार कर सभी कार्यालयों को बंद करा दिया था तथा सभा की कर्मचारी नेताओं ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए चेतावनी दी कि यदि दोषी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तथा उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द नहीं हुई तो उनको कार्य बहिष्कार जारी रखा जाएगा। घटना के बारे में बताया जाता है कि कल दोपहर बाद डीएम कार्यालय में एक अधिवक्ता किसी वर्दीकारी का फाइल देखने गया, जहां उनका विवाद सहायक रिकॉर्ड कीमत पर रामकल से हो गया। यहां विवाद इतना गहरा गया कि बाबू की जमकर पिटाई हो गई। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में कर्मचारी मौके पहुंच गए तथा कामकाज बंद कर नारेबाजी करते हुए बाहर आ गए। इस घटना के बाद से आज कलेक्टर के साथ वाराणसी की दोनों तहसीलें में भी कामकाज ठप है। परिसर कर्मचारियों की बात माने तो कलेक्टर परिसर कर्मचारियों का साफ कहना है कि जब तक अधिवक्ता की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे।
मंडी बोर्ड की बैठक में पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों को सुविधाएं और लाभ देने के लिए विशेष जोर दिया गया। हमारा बोर्ड गठित हुआ है जब से मैं अध्यक्ष बना हूं। ये हमारी बोर्ड की तीसरी बैठक थी और आज हमने अपना बजट पारित करा है और अगले साल की हमारी आय करीबन 9 करोड़ 75 लाख रुपए की हमने मानी है मिनिमम। इसके अलावा बहुत ऐतिहासिक पहल हुई है आज की बोर्ड की बैठक में। मैं उपाध्यक्ष जी को और सारे सदस्यों को बहुत बधाई देता हूं। सबसे पहले तो हम 5 लाख रुपए का हमने अलग से बजट में प्रावधान